तो क्लास 11th में हम लोगों ने ड्यूअल बिहेवियर देख लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। हमने वेव नेचर भी देखा, हमने पार्टिकल नेचर भी देखा, और उस पर फिर आगे कुछ डिस्कशन भी किया और साथ में कुछ सवाल भी लगाया कि ये जो कुछ इक्वेशंस हम लोगों ने सीखे थे, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसमें से एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमने फोटोन की दी है, उसमें से हम थ्रेशोल्ड एनर्जी घटा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। बस यही दो फॉर्मूले थे। और एक उसके पहले हम लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा था C इज इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक है ना। तो लेमडा को अगर जो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो या फ्रीक्वेंसी को लेमडा में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से C बाई एन या फिर n इज इक्वल टू C बाई लेमडा हम कर सकते हैं, आराम से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद एक मोल का निकालना हो तो सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी हम लोग निकाल रहे थे, एक फोटोन की एनर्जी, और एक मोल का पूरा होगा तो मतलब 6.02 एक फोटोन इतनी एनर्जी कैरी कर रहा है, तो एक मोल में कितने फोटॉन्स होंगे, वही 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 इतने फोटॉन होंगे। तो इतने फोटॉन मिलके उतनी एनर्जी देंगे जितने फोटॉन्स है और एक फोटॉन की जितनी एनर्जी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, लाइक आपने देखा था एक क्वांटाइजेशन की बात हुई थी, क्वांटम की। आइंस्टाइन ने बात किया था और मैक्स प्लैंक वाले थ्योरी से उन्होंने वो किया था। तो अब उसका एविडेंस क्या है, कैसे हम देखें, तो एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा की अब बात होगी। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस, ठीक है। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो उस मीडियम पर भी डिपेंड कर जाती है जिससे ये पास हो रही है। लाइक वैक्यूम में पास हो रही है, हमने देखा है कि 3 क्रॉस 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड है। कहाँ? ये वैक्यूम में होती है एक्चुअल। और अगर जो ये इसके सामने कोई मीडियम पड़ जाता है, कोई दूसरा मीडियम पड़ जाता है, ठीक ना, तो इस मीडियम में इसका, मान लीजिए यहाँ v वैक्यूम था, तो ये यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगी v मीडियम होगा, और ये मीडियम जितना ही डेंस होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। दैट इज v वैक्यूम विल बी ग्रेटर देन v मीडियम, मतलब कि ये मीडियम में इसकी स्पीड कम हो जाती है। और जितना डेंस मीडियम होगा, डेंसर द मीडियम लोअर द स्पीड, ठीक है ना। इसको हम दूसरे तरह से भी समझेंगे फिजिक्स में, बशर्ते ये जान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा फैक्ट है। और जाहिर सी बात है किसी भी मीडियम में जहाँ जितनी भीड़ होगी, डेंसिटी का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स की भीड़, कॉम्पैक्शन मॉलिक्यूल का, तो जहाँ जितनी भीड़ होती है लोग उतने ही धीमे चल पाते हैं। एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट्स passes from one medium to the another। क्या होता है भीड़ में? भीड़ में जब आप जाते हैं तो आप एक सीधी लाइन में नहीं चल पाते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप या फिर आप कार का वो लें या फिर आप ही किसी भीड़ में हैं, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे कहीं कहीं निकलते हुए चल रहे हैं, पता चले कि जहां जगह मिल रहा है वैसे निकलते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डेविएशन की बात हो रही है कि डेविएट होता है वहां पे कुछ कुछ, क्योंकि एक पार्टिकल से लड़ेगा दूसरे पार्टिकल से लड़ेगा, वो रिजल्टेंटली जिधर रिजल्ट करेंगे इसके डेविएशन को उधर ये मूव कर जाएगा। It is observed that when a ray of white light is passed through a prism, जब ये रेड लाइट एक प्रिज्म से पास होता है, द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर। जब ये लाइट का रे, सॉरी रेड लाइट बोल दिया हूँ आई थिंक, तो जब ये लाइट का रे किसी प्रिज्म से पास होता है तो जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं वो ज्यादा मुड़ जाते हैं विद कंपैरिजन इन कंपैरिजन विद लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो ये एक फैक्ट बता रहा है कि जब किसी प्रिज्म से पास करते हैं, लेट्स से दिस इज द प्रिज्म एंड दिस इज योर व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट कैसे बनाए, इस पे तो दिखेगा ही नहीं, खैर हम बनाते हैं लाइट दूसरे ही कलर से बनाते हैं। मान लीजिए ये लाइट है, ठीक है, तो ये इसमें मुड़ेगा, ये डेंस हो गया ना मीडियम, और डेंस होने के बाद जब ये इधर से निकलता है ना,
तो ये कई रंगों में टूट जाता है। तो आप जानते हैं इसी से तो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना। तो जो लोअर वेवलेंथ होते हैं, जो कह रहा है शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं, वो ज्यादा मुड़ते हैं। जो शॉर्ट वेवलेंथ होगा वो इसको जाना चाहिए था इधर, ये मुड़ गया है, इधर इतना मुड़ गया है, और कुछ एक लाइट इसमें भी निकल रही है, तो ये शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ वाले हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है, ओके। अब bends more than one with the longer wavelength. Since ordinary white light consists of waves with all the wavelengths, ठीक है, मतलब कि यहाँ जो हम ऑर्डिनरी लाइट की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स के वो होते हैं, लाइट्स होते हैं विजिबल, हमारे विजिबल रेंज में। array of white light is spread out into a series of colored band called spectrum. अब ये जो अलग अलग रे आपको दिख रहे हैं, लाइक यही फिर ऊपर वाले उस पे जाएंगे हम लोग, कहाँ था वो, ये मान लीजिए यहां से एक लाइट आ रही थी, इधर से एक लाइट आ रही थी, हाँ, और यहाँ पे हमने एक प्रिज्म रख दिया, एक प्रिज्म रख दिया, तो ये इन सारे लाइट्स में टूट गई और इतने सारे स्पेक्ट्रम दिखने लगे, इसी की बात हो रही है, ठीक है। सो नाउ the light of red color which has longest wavelength is deviated the least, while the violet light which has shortest wavelength is deviated the most, ठीक है। shorter wavelength का मतलब क्या है, वाइब्रेशन उतना ही ज्यादा है, उसमें फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा है, और जो जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा वो उतनी ही वाइब्रेट भी कर रहा है ना, और जितना वाइब्रेट करेगा उतना ही टक्कर भी होगा, तो उसके डेविएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट दैट कैन सी रेंज फ्रॉम द वायलेट, हम लोग जो देख सकते हैं वो यहां से यहां तक होता है, सच अ स्पेक्ट्रम कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है क्योंकि 7.50 क्रॉस 10 टू द पावर 14, 7.51 क्रॉस 10 टू द पावर 14, 7.5 सॉरी 7.49, यहाँ कम हो रहा है ना, 4 तक जा रहा है, 7.48, इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस वेवलेंथ एक स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक, ठीक है ना। इसलिए इसे कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज वायलेट मर्जेस इनटू द ब्लू, ये धीरे धीरे ट्रांजिट कर रहा है, blue into green and so on. A similar spectrum is produced when a rainbow form in the sky, the same condition होता है। Remember that visible light is just a small portion of the electromagnetic radiation, ये पहले भी बात हो चुकी है। When electromagnetic radiation interacts with matter, atom and molecules, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से इंटरेक्ट करते हैं, may absorb energy and reach to higher energy state। तो जो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के एटम या मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, वो मॉलिक्यूल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जब एब्जॉर्ब करेंगे भाई, तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी ना, तो वही हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। विच विद हायर एनर्जी स्टेट दीज आर इज एन अनस्टेबल स्टेट। कहने का बात यही है कि मैंने कहा था कि एक पहाड़ है, ठीक, इस तरह का पहाड़ है, यहाँ पर से कोई आपको धक्का दे दे तो डर तो लगेगा ही ना, और आप अनस्टेबल भी होते हैं, और यहाँ धक्का खाने से बचते भी हैं, क्योंकि आप हल्का सा अनस्टेबल हुए सीधे स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे, यहाँ आके रुक जाएंगे, अपनी सारी एनर्जी खोकर यहाँ आ गए। यहाँ आप कोई धक्का दे तो आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप कहीं नहीं लुढ़कने वाले हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ लुढ़कने के चांसेस ज्यादा है, और ये आप जितनी ऊपर जाओगे उतने ही चांसेस बढ़ेंगे, और जितने उसी तरह से जितने हायर एनर्जी स्टेट पे जाओगे उतने ही लुढ़कने के चांसेस ज्यादा है, और उतने ही आप अनस्टेबल हो जाओगे। आप जमीन पे जितने स्टेबल हो, आप माउंट एवरेस्ट पे उतने स्टेबल नहीं होगे, ठीक है ना, वही बात कही जा रही। फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल स्टेट में आने के लिए मोर स्टेबल एनर्जी, लोअर एनर्जी या फिर लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए वो अपना एनर्जी खो देंगे और यहाँ चले आएंगे। कोई भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहता है जीवन में। आप
हमेशा पहाड़ों पे या फिर एक इतनी पतली चोटी पे खड़े रहना नहीं चाहेंगे, एक पैर पे खड़े रहना नहीं चाहेंगे, आप एक समतल जमीन पर ही रहना चाहेंगे। ठीक है। और वो जब ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, जो लोअर एनर्जी स्टेट है या फिर ग्राउंड स्टेट कहते हैं या फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, तो वो रेडिएशन के फॉर्म में अपनी एनर्जी एमिट करते हैं। ठीक है। अब दे रहा है कि वो जो एमिट कर रहे हैं, एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिट कौन सा स्पेक्ट्रम करेंगे या फिर एब्जॉर्ब कौन सा स्पेक्ट्रा करेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की पहले बात हो रही है कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिट होता है बाय अ सब्सटेंस दैट हैज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी, किसी एक सब्सटेंस से जो कि एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, दैट हैव अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। जो एटम या मॉलिक्यूल आपस में एब्जॉर्प्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हुए हैं, वो अपने HIGHER हायर एनर्जी स्टेट पे होंगे और वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे बोले जाते हैं या फिर एक्साइटेड बोले जाते हैं। तो टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि एक एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना है, एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग इट और irradiating it, and the wavelength or frequency of radiation emitted as a sample gives up the absorbed energy is recorded। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए आप उसको कहीं से भी किसी भी तरह से एनर्जी दे दीजिए। ठीक है ना। टू प्रोवाइड एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सैंपल, सैंपल पे एनर्जी सप्लाई की जाती है, कैसे? बाय हीटिंग इट और इरेडिएटिंग इट। ठीक है। या तो गर्म कर लो, गर्म करने से भी आप एनर्जी दे रहे हो हीट के फॉर्म में, या फिर रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो। ठीक है ना। और अब द रेडिएशन एमिटेड एज द सैंपल गिव्स अप, अब एक रेडिएशन फिर एमिट होगा, जैसे कि वो जो ही एनर्जी त्यागता है, मतलब कि हाइयर से ग्राउंड स्टेट पे आता है, ग्राउंड या लोअर स्टेट पे आता है, और ये एनर्जी निकल जाती है बाहर। ठीक है। ये an absorption spectrum is like the photographic negative of an emission, मतलब कि absorption spectrum जो है वो फोटोग्राफिक नेगेटिव है, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब कि जो निकल रहा है उसका उल्टा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। a continuous continuum of radiation is passed through a sample which absorb radiation of a certain wavelength। तो मतलब कि एक रेडिएशन पास कराया जाता है उस सैंपल से जो कि सर्टेन वेवलेंथ की एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। द मिसिंग वेवलेंथ, ये कॉन्टिन्यूम दे रहा है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस। द मिसिंग वेवलेंथ विच करस्पॉन्ड टू द रेडिएशन एब्सॉर्ब, जो रेडिएशन मान लीजिए एक सैंपल से पास कराया गया, ये आपका पर्टिकुलर सैंपल है। ठीक है। और यहां से आपने, हमारी लाइट येलो ही होती है मोस्टली, यहां से आपने लाइट पास कराया। अब इस लाइट में मोस्टली आपने यहां पे देखा, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, यहां पे आप ध्यान दीजिए, इस सेक्शन में ये लाई कर रहा है 7.5024, ठीक है, क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज तक लाई कर रहा है। ठीक है। अब यहां से आपने पास कराया और इधर क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है आपको 5 to 4 क्रॉस 10⁻14 मिल रहा है। गायब कितना हो गया, 7.5 से 6 तक गायब हो गया है। हाँ, 5.01 तक गायब हो गया है, इससे कम का बच रहा है, यहाँ पर 5.00 बच रहा है। ठीक है ना। तो इतना गायब हो गया, तो मतलब इतना गया क्या, इतना इसमें एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है ना, वही बात बताई जा रही है, इतना एब्जॉर्ब हो गया। जब हम देखते हैं कि सैंपल के बाहर जो मिल रहा है और जो फ्रीक्वेंसी गायब है, ठीक है ना, द मिसिंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर इसका इनवर्स कर लेंगे तो आप वेवलेंथ कर लेंगे। ठीक है। तो जो वेवलेंथ गायब मिल रहा है वही रेडिएशन एब्सॉर्ब हो गया यहाँ पे। ठीक है ना।
बाई द मैटर, इस मैटर द्वारा अब्सॉर्ब किया, लीव डार्क स्पेस इन द ब्राइट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखिए इसी को हम देखते हैं, अब यहां पे समझिए। अब मैंने कहा कि 7.5 से 5 तक गायब हो गया था, आपने इधर से भेजा एक व्हाइट लाइट, सॉरी, आपने इधर से भेजा है एक व्हाइट लाइट का सोर्स, ठीक है, और ये, हाँ मान लीजिए आपने मटेरियल रख दिया अपना, ठीक है, आपने अपना मटेरियल रख दिया। अब पता चला कि इधर जो डिटेक्टर आपने लगाया हुआ है कैथोड रे ट्यूब में, ये यहाँ पे जो डिटेक्टर लगाया हुआ है वहां पे पता चल रहा है कि आपको मिला कितना था, 5 से 4 तक ही मिल रहा था ना। हाँ, तो ये सारा यहाँ पे गायब हो गया। रुक जाइए, हम जरा बड़ा कर लें और एकदम इसको गायब ही करके दिखाते हैं। ये इतना, ये इतनी फ्रीक्वेंसी वहां पे दिख ही नहीं रही है, केवल यही कलर्स आपको मिल रहे हैं जो अवेलेबल है। ठीक है ना। अब उधर केवल आपको नीली लाइट मिल रही है, नीली और बैगनी से रिलेटेड लाइट्स मिल रही हैं, तो इधर वाली गई कहां आखिर में, जो इधर इतनी है, सॉरी, तो इधर इतनी जो है वो गई कहां, मतलब कि वो इसी मटेरियल में एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है ना। और ये जो रेंज है इसे ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, समझ में आया। तो यही बात वो बता रहा है, समझ में आ गया ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसको जब हम रीड कर रहे हैं तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव वाज कंटिन्यूअस एज ऑल वेवलेंथ रेड टू वायलेट। विजिबल लाइट की अगर जो बात कर रहे हैं तो इसमें रेड टू वायलेट तक का हम वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी हम की बात करते हैं। ऑफ विजिबल लाइट as represented in the spectra, वो स्पेक्ट्रा में हमने देखा है। द emission spectra of atom in the gas phase, अब ये दूसरी बात है। on the other hand do not show a continuous spread of wavelength from red to violet, ठीक है। तो जब ये गैस फेज में हम कोई एक वो लेते हैं तो मोस्टली स्टार्ट किया जाएगा हाइड्रोजन से। गैस फेज का मतलब ये है कि हम उसे गैसियस पार्टिकल में वो करने की कोशिश करते हैं, उसे गैस के फॉर्म में लाते हैं जब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करनी होती है तो। रादर दे इमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेस बिटवीन देम। तो डार्क स्पेस, अब देखिए यहाँ हमने व्हाइट कर दिया था चूंकि हमने लिया था कि ये सारा अब्सॉर्ब हो गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं, बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये जनाब ये बात कह रहे हैं कि जब हम गैस फेज में, दो चीजें याद रखिएगा, गैस फेज में एटम्स को लिए हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को लिए हैं, मॉलिक्यूल्स को लिए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इसमें से कुछ ही स्पेशल रीजन्स को दिखाते हैं। लाइक मान लीजिए ये इतना हट गया और ये डार्क दिखते हैं, ठीक, मान लीजिए ये भी हट गया, ये इतना ये डार्क डार्क दिखते हैं, ये रीजन मान लीजिए हट गया, तो यहाँ इस डार्क रीजन में कोई लाइट नहीं आ रही है। ये मटेरियल जो दिखाया था वो इस तरह से डार्क डार्क पैटर्न दिखाता है और एक पर्टिकुलर इतना ही मिल रहा है भाई, हल्का सा नीला वाला दिख रहा है, हल्का सा हरा और ये वाला रीजन दिख रहा है, हल्का सा पीला वाला रीजन दिख रहा है, हल्का सा ऑरेंज वाला रीजन दिख रहा है और हल्का सा रेड वाला दिख रहा है। मतलब कि 700 से लगभग 6, 6.5, 700, मतलब कि 675 से 700 की फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से वो दिखता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो।
ठीक है ना, इसमें कहने का मतलब यही है। और वो लाइन स्पेक्ट्रा दिखते हैं हमें, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा इनको कह देते हैं। बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन इन स्पेक्ट्रा, मतलब कि ये जो एमिशन रेडिएशन होते हैं ब्राइट, वहां तो उतने चौड़े चौड़े हमने दिखा दिए हैं, लेकिन वो बहुत ही पतले लाइन होते हैं। मान लीजिए डार्क सेक्शन बहुत चौड़ा चौड़ा वहां पे, तो बहुत पतले पतले लाइंस दिखाए दिखते हैं वहां पे। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर ग्रेट इंटरेस्ट इन स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम स्ट्रक्चर। अब ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने में बड़ा हेल्प करते हैं, जो कि मेरा कोर स्टडी फील्ड है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो प्रत्येक लाइन है वो एक यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाता है। The characteristic line in atomic spectra can be used to chemical analysis to the identify a known atom in the same way as fingerprint are used to identify। ये स्पेक्ट्रम भी हर एटम के स्पेशल होते हैं, कि कोई एक पर्टिकुलर एटम है तो वो यही 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 स्पेक्ट्रम दिखाएगा, यही 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 फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, या ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। दूसरा एटम वहां आ गया तो वो दूसरा स्पेक्ट्रम, दूसरे दूसरे स्पेक्ट्रम दिखाएंगे, ठीक है ना, सेट ऑफ स्पेक्ट्रम दिखाएंगे, ठीक है। द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स ऑफ द नोन एलिमेंट with the line from the unknown sample quickly established and identified of the later German scientist Robert Bunsen was one of the first investigator to use line spectra identify element। अब यही सेट ऑफ लाइन हम इस्तेमाल करके हम अपने सैंपल में जो एलिमेंट जो स्पेक्ट्रा दिख रहा है, हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर का ये स्पेक्ट्रा आता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये स्पेक्ट्रा है, तो ये यहाँ जो दिख रहा है हाइड्रोजन से मैच कर रहा है कि नहीं, अगर जो मैच कर रहा है तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है। एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब देखिए इसमें नए नए इस मेथड से हमने नए नए एलिमेंट्स भी खोजा है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हमारे टेबल में जो स्पेक्ट्रम थे उनसे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, तो वैज्ञानिकों ने देखा अरे यार ये तो नया स्पेक्ट्रम एक दिख रहा है, इसको क्या नाम दिया जाए। और ये स्पेक्ट्रम दिख रहा है तो चलो इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखा निकालें, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा, तो अगर जो ये स्पेक्ट्रम दिख रहा है तो ये ऑर्बिट से आ रहा है, ये स्पेक्ट्रम दिख रहा हो तो ये ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उससे आ रहा है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकाला। चूंकि हायर लेवल है, हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। तो खैर आप समझिएगा। तो इस तरह से नए नए एलिमेंट्स भी खोजे गए। द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो हमने कहा कि जो हमारा सूरज है हीलियम से बना है या नॉन रिएक्टिव गैस से बना है, उसमें हीलियम भी मौजूद है, तो वो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से देखा गया कि जो वहां से लाइट आ रही है उसमें एक अलग लेवल का स्पेक्ट्रम मिल रहा है यार, तो आखिर वो है क्या। तो उन्होंने देखा कि अरे उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये है, जो ये स्पेक्ट्रम आ रहा है वो इस तरह के एटम से आ सकता है, तो इस तरह का एटम का नाम हम क्या रखेंगे, दैट इज हीलियम, ठीक है ना। हेलियोस कहते हैं सर सन को, तो वही हेलियोस या फिर हेलियो कहते हैं, तो वही एच ही उसका नाम रख दिया गया, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग कभी ना कतई ना घबराइए कि बहुत स्लो चल रहा है चीजें, आप देखने की कोशिश करिए। आप जितने ज्यादा टाइम देंगे उतनी ही आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी में काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, मिलते हैं।